मेरा नाम अनामिका है। मैं दुल्हन के कपड़े पहने भाग रही थी। मेरे पास पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था, क्योंकि जो कुछ मैं पीछे छोड़ आई थी उस बारे में सोचकर अगर शर्मिंदा होना चाहती भी तो नहीं हो सकती थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। घर से भागने का जो फैसला मैंने किया वह बिल्कुल सही था, पर भागते भागते मेरी टक्कर एक ऐसे इंसान से हो गई जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह वही था। हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे, जिसमें मेरे ताऊजी का परिवार और हमारा परिवार था। मेरी कजिन अनिका और मेरी छोटी बहन मुन्नी, हम तीनों ही घर की लाडली बेटियां थीं। हम तीनों में सबसे ज्यादा लाडली अनिका थी, क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी। वह बचपन से ही गूंगी थी। ताऊजी ने उसका बहुत इलाज करवाया, पर उसका इलाज मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह जन्म से ही अपनी आवाज़ खो चुकी थी। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अनिका ताऊजी की चौथी बेटी थी, जबकि हम 3 भाई बहन थे। हमारे पेरेंट्स के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए हमारे बीच भी कोई मनमुटाव नहीं था। हम सब में सबसे बड़ी अनिका थी और मैं उसकी सबसे करीबी थी। हम दोनों बचपन से एक ही स्कूल में जाते थे और हमारी उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर था। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी। हम दोनों हमेशा साथ रहे। मैं उसकी हर बात को समझती थी, क्योंकि वह इशारों में बातें करती थी। वह जहाँ भी जाना चाहती थी, ताऊजी मुझे उसके साथ भेजते थे, क्योंकि उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा था कि मैंने हमेशा उसका ध्यान रखा था। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वैसे हम मिडिल क्लास परिवार से थे, पर हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ताऊजी का एक बड़ा साड़ी का शोरूम था, जिसमें अच्छी बिक्री होती थी, और मेरे पापा सरकारी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। उनकी भी अच्छी सैलरी थी। अनिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मेरी भी। हमारे छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे थे। ताऊजी चाहते थे कि अनिका की शादी कर दें, लेकिन आज के समय में लोग अपने घर की बहू के लिए हर तरह की क्वालिटी चाहते हैं। लड़की सुंदर होनी चाहिए, अमीर घर की होनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। अनिका बहुत खूबसूरत थी, पर वह बोल नहीं सकती थी। इसी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। फिर पापा के एक दोस्त ने अनिका के लिए एक लड़के के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है, शरीफ है, उसका खुद का घर है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं था। वह मामूली नौकरी करता था और 30-35 हज़ार रुपये महीना कमाता था। पापा के दोस्त ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। पापा ने कहा था कि अगर लड़के को पता चल गया कि हमारी बेटी बोल नहीं सकती, तो शायद वह इस रिश्ते से मना कर दे। पापा के दोस्त ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। लड़का अकेला रह रहा है और अब वह चाहता है कि उसकी पत्नी घर आए और घर को संभाले। मुझे यकीन है कि आपकी बेटी अच्छे से घर गृहस्थी संभाल लेगी, इसलिए मैं आपको यह रिश्ता बता रहा हूँ। आप एक बार लड़के से मिल लीजिए। अगर आपको लड़का पसंद आता है और लड़के को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो रिश्ता पक्का हो सकता है। पापा ने कहा था कि हमें लड़के की नौकरी से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है और ताऊजी का जो भी है वह अनिका का ही है। आखिरकार वह उनकी इकलौती बेटी है। शादी के बाद अनिका को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लड़का चाहे तो शोरूम भी संभाल सकता है। पापा और ताऊजी जब लड़के से मिले तो उन्हें लड़का बहुत पसंद आया। लड़के को भी अनिका की मासूमियत और सादगी बहुत पसंद आई और उसने कहा कि उसे अनिका से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह अनिका का रिश्ता तय हो गया। ताऊजी ने सोचा कि वे अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी को एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। लड़के की कमाई कम थी, पर ताऊजी ने सोचा कि वे खूब सारा दान दहेज देंगे ताकि उनकी बेटी ससुराल में खुश रह सके। हम सब अनिका की शादी की तैयारियों में लगे थे। जब अनिका का पति माधव बारात लेकर आया तो हमने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। हम सब खुश थे कि वह हमारा जीजा बनने जा रहा था। पर जब मैं उसके सामने आई तो उसने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा। क्यों, ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन माधव देखने में बहुत अच्छा था। हमारे कुछ रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे
कि गूंगी लड़की को इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, उसका भाग्य चमक गया है। अनिका की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी, क्योंकि वह मेरे लिए बहन से ज़्यादा एक दोस्त की तरह थी। मम्मी और ताईजी मुझसे कहती थीं कि मैं घर के कामों पर ध्यान दूं, क्योंकि मेरी भी शादी करनी है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने पापा से कहा कि मुझे दोबारा एडमिशन दिला दें, लेकिन मम्मी पापा इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि अब पढ़ाई से क्या हासिल होगा। मैं घर में बहुत बोर हो जाती थी, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि शादी के बाद माधव अक्सर अनिका को लेकर घर आते थे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और वे हंसी मजाक करते थे। अनिका उनके साथ बहुत खुश थी। उसकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और हम सब ने नोटिस किया कि अनिका बेहद खुश थी। घर वाले भी अब निश्चिंत थे कि अनिका को एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था। उसकी शादी को धीरे धीरे 3 महीने हो गए थे। वह जल्दी जल्दी यहाँ आती जाती रहती थी, जिससे मेरा अकेलापन भी खत्म हो गया था। जब भी वह हमारे घर आती, मैं उससे ढेर सारी बातें करती थी और वह भी अपने माधव जीजू के साथ बिताए हसीन पलों को मेरे साथ इशारों में साझा करती थी। लेकिन फिर अचानक अनिका की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन जब वह अपने जीजू के साथ बाइक पर बाजार जा रही थी, उनका एक बड़ी गाड़ी से भयानक एक्सीडेंट हो गया। अनिका की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई, जबकि जीजू को मामूली चोटें लगीं और वह जल्द ठीक हो गए। लेकिन अनिका की हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने अनिका को पूरी तरह बिस्तर पर रहने की सलाह दी। अनिका का इलाज काफ़ी समय तक चलता रहा, पर वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई और अब बिस्तर से लग गई थी। वह कुछ भी करने में असमर्थ थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उसके सारे काम बिस्तर पर ही किए जाएं। उसके घर में काफ़ी परेशानी आ गई थी। जीजू, जो उसके कारण नौकरी पर नहीं जा पा रहे थे, दिन रात उसकी देखभाल में लगे रहते थे। इस तरह अनिका की शादी को 6 महीने बीत गए और उनके घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन जीजू हमारे घर आए और मम्मी और ताई जी से कहा कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। ताई जी ने कहा, हाँ बेटा, बताओ, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। जीजू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जब तक अनिका की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, अनामिका हमारे घर रहे। वह बचपन से ही अनिका की सहेली है और उसे सबसे बेहतर समझती है। अनिका की तबीयत बहुत ख़राब है और वह मुझसे कुछ कहती है तो मैं उसके इशारे समझ नहीं पाता। अनामिका के आने से मुझे कुछ राहत मिल जाएगी। मम्मी ने यह बात सुनी तो फौरन मुझे अनिका के घर भेजने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, इस वक्त वह मुसीबत से गुजर रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने भी इसमें कोई ऐतराज़ नहीं किया और सोचा कि अनिका का ध्यान रखूंगी और जीजू फिर से नौकरी पर जा सकेंगे। मैंने अपने कपड़े पैक किए और जीजू के साथ उनके घर आ गई। अनिका की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। शादी के बाद वह कितनी खुश और खूबसूरत लगती थी, मगर अब उसकी हालत बदल गई थी। मैंने ठान लिया था कि जितना हो सकेगा मैं अनिका के लिए करूंगी। घर के सारे काम संभालने लगी और जीजू मुझसे काफ़ी प्रभावित हो गए। एक दिन जीजू मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आए और बोले, ये कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे कपड़े पहनने की आदी नहीं थी। यह सुनकर जीजू थोड़े उदास हो गए और बोले, मैं ये कपड़े अपनी पत्नी के लिए लाना चाहता था, मगर अब वह इन्हें पहन नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ। जीजू की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और कपड़े रख लिए। 1-2 बार मैंने वे कपड़े पहन भी लिए, जिससे जीजू बहुत खुश हुए। जीजू का स्वभाव मेरे प्रति बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उनकी तारीफों से असहज महसूस करती थी। जब भी मैं अनिका को यह सब बताती, उसकी नज़रें मुझे कुछ इशारे करतीं। अनिका की हालत देख मैं और भी ज़्यादा उसकी मदद करने का फैसला कर चुकी थी। वह ना जाने क्यों मुझे जीजू के साथ देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे कुछ चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसकी बात कभी समझ नहीं पाती थी। मैं जब भी उसे परेशान होते देखती तो जीजू नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दूसरे कमरे में भेज देते थे। वह मुझसे कहते,
जब से अनिका का एक्सीडेंट हुआ है वह अजीब हरकतें करने लगी है। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। जीजू की बात सुनकर मैं निश्चिंत होकर दूसरे कमरे में चली जाती थी। मुझे यहाँ रहते काफ़ी समय हो गया था और मैं अब अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन जब भी पेरेंट्स से घर लौटने की बात करती, वे कहते, तुम वहीं रहो जब तक अनिका ठीक नहीं हो जाती। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अनिका की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और दिन ब दिन मेरा मन वहाँ लगने लगा था। मुझे इस बात की राहत थी कि मैं उसकी अच्छी देखभाल कर रही थी और उसे जल्दी ठीक होने की उम्मीद भी थी। अनिका की देखभाल से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली थी। जीजू भी बहुत अच्छे थे और मैंने कई बार उनकी तारीफ की। वह कहते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखता हूँ और तुम्हारी बहन का भी। मुझे हमेशा लगा कि वह मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि जीजू मेरे करीब आते जा रहे थे। जब मैं रात को अपने कमरे में आराम करने जाती तो वह भी वहाँ आ जाते, मुझसे बातें करते, कभी कभी नींद न आने का बहाना बनाकर देर तक बैठे रहते। वह कहते कि अनिका के एक्सीडेंट के बाद से उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है, वरना सब सूना लग रहा था। धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार से अजीब लगने लगा, लेकिन मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। जब भी अनिका मुझे अकेले में बुलाती तो ऐसा लगता था कि वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी। एक बार मैंने यह बात जीजू से कही तो वह बोले, तुम चिंता मत करो, वह बस अपनी हालत से परेशान हो गई है। मैं अनिका के पास अधिक समय बिताने लगी। रात में जब वह सोती नहीं थी तो मैं उसके साथ बैठी रहती और जीजू मुझसे बातें करते। कभी कभी वह मुझे सांत्वना देने के बहाने मेरे कंधे पर हाथ रखते या मुझे छूते। मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मेरा ध्यान अनिका पर ही होता था। लेकिन धीरे धीरे जीजू का व्यवहार बदलने लगा। जीजू ने एक दिन कहा, अनिका तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, तुम उसके काम करने से थक जाती हो, अब तुम अपने कमरे में आकर आराम किया करो, मैं उसके काम संभाल लूँगा। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती थी, लेकिन मुझे यह बातें अच्छी नहीं लगती थीं। मेरा मकसद साफ था, मैं अनिका की देखभाल करने आई थी। मम्मी और ताई जी भी यही कहती थीं कि अनिका का ख्याल रखना। मैं अनिका की तबीयत को देखकर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जीजू के समझाने के बावजूद मैं अपनी बहन से दूर नहीं होना चाहती थी। हालांकि हर गुजरते दिन के साथ जीजू का व्यवहार बदलता जा रहा था। वो अक्सर रात को उठकर मेरे कमरे में आ जाते थे, कभी चाय का बहाना बनाते तो कभी किसी बात पर चर्चा करने लगते थे। कई बार ऐसा होता कि मैं सो रही होती और जीजू मेरे पास आकर बैठ जाते। मैं डरकर जाग जाती और वो कमरे में आने का कोई न कोई बहाना बना देते। मैं उनके घर में रह रही थी, इसलिए कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती थी। ना ही मैं उनसे यह शिकायत कर सकती थी कि उनका रात में इस तरह मेरे कमरे में आना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हर बार जो भी चाहिए होता समय से पहले ही उनके कमरे में पहुंचा देती थी। फिर भी जीजू का मेरे कमरे में आना बंद नहीं हुआ। मैं घर लौटना चाहती थी, लेकिन ताई जी मुझे घर आने नहीं देती थीं। एक दो बार जब मैं घर गई तो ताई जी ने कहा, बेटा जब तक अनिका ठीक नहीं हो जाती घर मत आना। तुम अनिका को बहुत याद करती थीं, अब उसके साथ रहो। तुम्हारे वहाँ रहने से अनिका खुश रहती है, तुम्हारे रहने से माधव को भी सहारा मिला है। तुम अगर न होती तो शायद उनके घर में बहुत सारी परेशानियां हो जाती। ताई जी ने मुझसे वादा करवाया था कि जब तक अनिका ठीक नहीं हो जाती मैं उसके पास रहूंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि हमारे परिवार में हमेशा से सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। ताई जी मुझे अनिका के घर पर रहने की इज्जत देती थीं ताकि उसका घर बसा रहे। अनिका गूंगी थी और अब उसकी रीढ़ की हड्डी भी खराब हो चुकी थी। हम सब चाहते थे कि अनिका जल्दी से ठीक हो जाए ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद न हो। ताऊ जी ने भी उसके इलाज पर काफ़ी पैसा खर्च किया था। एक रात मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तभी जीजू अचानक मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गए।
मैंने पूछा कि वो कमरे में क्यों आए हैं, तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि उन्हें बहुत सिर दर्द हो रहा है। उन्होंने दवाई भी ले ली थी, लेकिन आराम नहीं आया। फिर बोले, अनामिका, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो प्लीज़ मेरे सिर में तेल लगा दो और थोड़ी देर मसाज कर दो, शायद आराम मिल जाए। मैं जीजू की बात सुनकर घबरा गई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके सिर की मालिश करूं। हम इतने करीब नहीं थे और मेरा उनसे ऐसा रिश्ता भी नहीं था। मैंने गुस्से को काबू करते हुए कहा, मैं आपको चाय बना देती हूँ, शायद उससे आपकी थकान और सिर दर्द ठीक हो जाए। बिना उनकी बात का जवाब सुने मैं किचन में चली गई और चाय बनाने में जानबूझकर देर की। पहले जीजू अपनी हद में रहते थे, इसलिए अच्छे लगते थे, लेकिन अब उनका बिन वजह मुझे छूना और करीब आना मुझे बुरा लगने लगा था। मैं जवान और समझदार लड़की थी, एक मर्द की हरकतों को पहचान सकती थी, पर मेरी मजबूरी थी कि मैं कुछ कह नहीं सकती थी। जब मैं चाय लेकर कमरे में गई तो देखा कि जीजू मेरे बिस्तर पर सो रहे थे। मुझे उनकी इस हरकत पर नफरत हो गई। मैंने खामोशी से चाय साइड टेबल पर रख दी और बाहर चली गई। मैं अनिका के पैरों के पास सो गई थी, जबकि जीजू मेरे बिस्तर पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे अपने कमरे में जाना था। मुझे पता था कि सुबह जीजू मेरे कमरे में आ जाएंगे। पहली बार मुझे उनसे शर्म महसूस हुई। मैं नाश्ता बना रही थी, तभी जीजू मेरे पास आए और शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि रात को उनकी तबीयत खराब थी और इसलिए गलती से मेरे बिस्तर पर सो गए थे। मुझे लगा कि शायद वो सच में शर्मिंदा थे। अब मुझे जीजू से डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर चली गई। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शायद अनिका मुझे यही बताना चाहती थी। उसकी बेबस और इशारों में बात करती हुई आंखें मुझे याद आ रही थीं। इस घर में रहते हुए मुझे 5 महीने हो गए थे और मुझे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि अनिका किसी मुश्किल में थी। उसने मेरी खामोशी कई दिनों तक सहन की थी, मगर एक दिन मुझसे सवाल किया। उसने कहा, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तुम ठीक से जवाब क्यों नहीं देती? पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तुम्हारा व्यवहार भी बदलता जा रहा है। अगर कोई बात है तो प्लीज़ बता दो। मैं अपने घर में कोई तमाशा नहीं चाहता। मैंने भी गुस्से में जीजू से सवाल कर लिया, क्योंकि उस रात मैंने उन्हें अनिका के साथ बुरा बर्ताव करते देखा था। वह पहले से ही बहुत तकलीफ में थी, फिर भी उन्हें उसकी बाहों को मरोड़ने की क्या ज़रूरत थी? जब मैंने उनसे पूछा तो वह घबरा गए और बोले, अनिका ही मुझे मजबूर करती है। तुम्हें तो उसके इशारे समझ नहीं आते। वह अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी है और जानबूझकर ठीक से इलाज नहीं करवा रही। मैं उसका महंगे डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ, मगर वह दवाइयाँ नहीं लेती। शायद वह अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कभी कभी गुस्से में मैं ऐसा कर जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं शर्मिंदा हूँ। जीजू की सफाई सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे नहीं पता था कि अनिका ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि मेरे सामने तो सब कुछ ठीक लग रहा था। मैं उसे दवाई देती थी, खाना पीना देखती थी। उसने कभी मुझे परेशानी नहीं दी। हाँ, रात की दवाई हमेशा जीजू ही देते थे। शायद अनिका अपने पति से नाराज़ थी, इसलिए ऐसा कर रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, मगर उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। वह कोई इशारा नहीं करती और आंखें बंद कर लेती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे बात करने की कोशिश करते करते थक गई थी। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी जीजू फिर से मेरे कमरे में आ गए। वह मेरे बिस्तर पर बैठे तो मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो दरवाजे पर खड़े होकर बताइए। मुझे आपका बार बार कमरे में आना अच्छा नहीं लगता। मैंने पहली बार इस तरह से उनसे बात की थी, मगर उनके जवाब ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने मेरा मुंह दबाकर कहा, तुम मेरे घर में रहती हो और मुझे ही गुस्सा दिखा रही हो। पहले ही मैं तुम्हारी बहन को बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब मेरा सब्र टूट गया है। यह कहते हुए उन्होंने मुझे दबोच लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर उस रात जीजू ने अपनी असलियत दिखा दी थी। मैं बार बार उनसे छोड़ने की गुहार कर रही थी, मगर वह मेरी बात नहीं सुन रहे थे।
मैं चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मगर तभी अचानक कांच टूटने की तेज आवाज आई। यह आवाज शायद अनिका के कमरे से आई थी। इस आवाज से जीजू और मैं दोनों डर गए थे। वह मुझे छोड़कर जल्दी से कमरे के बाहर चले गए और मैं भी उनके पीछे भागी। जब हमने अनिका को देखा तो हमारे होश उड़ गए। वह फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में कांच का टुकड़ा था और कांच का काफी हिस्सा फर्श पर गिरा हुआ था। शायद वह साइड टेबल से कोई कांच की चीज उठा रही थी या मेरी चीखें सुनकर मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह चल भी नहीं सकती थी। जब जीजू ने देखा कि अनिका अब इस दुनिया में नहीं है तो मैं भी बेहोश हो गई। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मेरे कानों में रोने धोने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। मम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि अनिका की मौत हो गई है। मम्मी ने कहा कि अनिका की तबीयत सुबह अचानक बिगड़ी और जीजू उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर मैं टूट गई। शायद अनिका ने मेरी चीखें सुनी होंगी और उसका दिल यह सदमा सहन नहीं कर पाया। मैं यह सब किसी को नहीं बता सकती थी। सबको यही बताया गया कि उसकी मौत सुबह हुई, मगर मुझे पता था कि वह रात में ही मर चुकी थी, क्योंकि वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती थी कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। जीजू सबके लिए बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। वह उल्टा मुझ पर ही अनिका की मौत का इल्ज़ाम लगा सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझे चुपचाप बिस्तर पर लिटा दिया और सबको यही बताया कि अनिका की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हुई। जब घर में अनिका की मौत का हंगामा शांत हुआ तो मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगे, मगर कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं था। लोग मेरे पेरेंट्स से कह रहे थे कि मैंने कई बार अनामिका को उसके जीजा के साथ देखा है और शायद उसका उसके जीजा के साथ अफेयर था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग मेरे पेरेंट्स से कहते थे कि मैंने अनामिका को जीजू के साथ गाड़ी में घूमते देखा है। इस सब की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता माधव के साथ तय करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने मेरी गूंगी बहन का ख्याल रखा था। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। फिर भी मेरे घर वाले ज़बरदस्ती शादी करने पर अड़े थे। मुझे उसी सहारे की उम्मीद थी कि वह मुझसे शादी करेगा। आखिरकार उसे मेरी गूंगी बहन पसंद नहीं थी। उसने शादी सिर्फ दौलत के लिए ही की थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि अनिका अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और वह एक गरीब परिवार से है, लेकिन शादी के बाद उसे एक अमीर ससुराल मिलने वाला था। उसके माता पिता के बाद सब कुछ दामाद और बेटी का हो जाता। उसने काफ़ी दूर की सोच रखी थी, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी नीयत मुझ पर भी खराब हो गई थी। पहले भी वह अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और अब मुझे पाकर वह अपने इरादों को पूरा करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी। मेरे घर वालों ने बिना मेरी मर्जी के उसकी मुझसे शादी तय कर दी थी। इसलिए अब मैंने तय कर लिया था कि मैं अनिका की तरह इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। वह अनिका को मुझसे ब्लैकमेल करता था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि उसकी नज़र मुझ पर ठीक नहीं है। वह मुझे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उसकी बात कभी ठीक से समझ नहीं पाई। शादी की तैयारियां हो चुकी थीं। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेहमान आ चुके थे, लेकिन मैं बहुत रो रही थी। मुझे एक बड़ा कदम उठाना था, इसलिए मैं घर की खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे उतर गई और वहां से भाग निकली। मैं लगातार भाग रही थी जब अचानक एक बड़ी गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई। थोड़ी चोट आई, लेकिन मैंने फिर से भागने की कोशिश की। तभी गाड़ी से उतरकर एक शख्स मेरी ओर बढ़ा और मुझे संभालने लगा। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। वह और कोई नहीं बल्कि मेरे कॉलेज का दोस्त रोहित था, जो मेरे और अनिका का भी करीबी था। रोहित ने हैरानी से पूछा, अनामिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या हाल बना रखा है? तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा, आज मेरी शादी हो रही थी अनिका के पति के साथ। मैं वहाँ से भागकर आई हूँ। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया।
फिर मैंने उसे पूरी बात बताई कि मैं उस घटिया इंसान से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए सब कुछ छोड़कर भागी हूँ। रोहित ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। उसने कहा, हाँ अनामिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कॉलेज के समय से ही मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, लेकिन तब मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब हम सब अलग हो गए, तब भी मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन एक सहेली से तुम्हारा नंबर निकाला। जब कॉल किया तो कभी तुम्हारा नंबर लगा ही नहीं। एक बार तुम्हारे घर भी गया, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि तुम वहाँ नहीं रहती। जब से अनिका की शादी हुई है, किसी ने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। तब मैंने तुम्हें ढूंढना बंद कर दिया, लेकिन देखो आज भगवान ने कैसे हमें मिलाया। रोहित की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था कि वह मुझे पसंद करता था, क्योंकि कॉलेज में उसने कई बार कुछ ऐसा किया था जिससे मुझे उसके एकतरफा प्यार का अंदाज़ा था, लेकिन तब मैं उसके बारे में कुछ महसूस नहीं करती थी। आज जब उसने इस हालत में मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, तो मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार जाग उठा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे रोहित के साथ शादी कर ली। अब मैं उसकी पत्नी बनकर खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मैंने कभी वापस अपने घर वालों से संपर्क नहीं किया। मुझे पता था कि वे मुझे फिर से उस दरिंदे के हवाले कर देते। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं, असल में अंदर से वैसे नहीं होते। इसीलिए इंसान को परखना सीखिए। जो इंसान बाहर से जैसा दिखता है, वह अंदर से वैसा नहीं होता। मुझे यकीन है कि मेरे घर वाले आज भी मुझे गलत समझते होंगे, लेकिन ऐसी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। आप ही बताइए, क्या मैंने घर से भागकर और रोहित से शादी करके सही किया या गलत? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।